अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची जल रहा है, कराची रो रहा है, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। कराची के मामलात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि समझ नहीं आता कि कहां से शुरू किया जाए और कहां पे ख़त्म किया जाए। कराची के मामलात किसी हाल जो है वो दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रहे। सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है और हाल ही में जो सानह गुल प्लाजा हुआ उसके हवाले से अगर बात करें तो सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है, विफाक की जानिब से भी तनकीद की गई है। इसके अलावा जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। तो सिंध हुकूमत जो है वो उस वक्त दबाव में नज़र आती है। इसके साथ ही साथ अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जो सियासी जमातें हैं वो अपनी सियासत भी कर रही हैं। अब ये कहना भी पड़ता है कि जो सियासी जमातें सियासत कर रही हैं लेकिन बात कुछ गलत भी नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि इतना बड़ा सानेहा रोनुमा हो गया और उसको इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता। इतनी जानों का जो है वो नुकसान हो चुका है। तो इस पर भी बात करेंगे, जबकि कराची के स्टेक होल्डर्स में यहाँ की जो ताजिर बरादरी है वो भी आती है, उनकी भी आरा जाने की कोशिश करेंगे कि कराची के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं और कैसे बेहतरी की तरफ गामजन हो सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करें अगर, तो आज सिंध असेंबली में भी काफ़ी शोर शराबा हुआ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने की जानिब से आवाज़ उठाई गई। अली खुर्शीदी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने धुआंधार तकरीर की और उसमें उन्होंने जो है वो इसका गिला भी किया कि हमसे जो है सिक्योरिटी है वापस ले ली गई है। इन तमाम उमूर पर भी बात करेंगे। असल बात होगी आज कराची के हवाले से कि कराची को विफाक का हिस्सा बनाने के लिए MQM ये मुतालबा कर रही है कि कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाए। आर्टिकल 147 की बात करें अगर हम, या आर्टिकल 149 की बात करें, आर्टिकल 147 में अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो खुद से जो है वो फेडरल को ये विफाक को ये कहे कि आप सेवरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो आप ले लीजिए या अपने कंट्रोल में ले लीजिए या दरख्वास्त करें, तो ये आर्टिकल 147 जो है वो ये इजाज़त देता है। इसके अलावा अगर आर्टिकल 149 की बात की जाए तो इसमें यह पता लगता है कि विफाक जो है वो किसी भी वक्त जो है वो इंटरवीन कर सकता है अगर शहर की सूबे की सूरत हाल बेहतर ना हो या उसमें जो मुल्की मफाद के हवाले से अगर कोई रखना आ रहा हो तो विफाक जो है वो इंटरवीन कर सकता है, मुदाखलत कर सकता है और सूबाई हुकूमतों को जो कहना चाहिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सकता है। इन्हीं सब उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से MPA नसीर अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नसीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आपने फ़ोन कॉल के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि 17-18 साल से सिंध हुकूमत को बुरजमान हुए हो गए हैं। गुज़िश्ता अदवार में आप भी तो उनके साथ थे और शराकतदार थे और बड़े इत्तेहादी थे, तो उन दिनों में कभी ये मुतालबा क्यों नहीं सामने आया कि आर्टिकल 147 का या आर्टिकल 149 का जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए या कराची को जो है वो विफाक के हवाले कर दिया जाए? इस तरह की बात तब क्यों नहीं देखने में आई? वेल रुबाब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, अभी इतना बड़ा सानिया हुआ है और ये मेरा ख्याल में पूरा मुल्क इस गम में शरीक है। अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो ढटाई के साथ इस अंदाज में इस बयानियों को बयान कर रही है कि कोई शर्म नाम की कोई चीज होनी चाहिए, कोई हया नाम की कोई चीज होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि सैकड़ों लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोगों की अभी बॉडीज मिली नहीं है और उस पर यह कहा जाता है कि यार आप सियासत कर रहे हैं या MQM सियासत कर रही है। ये सियासत की बात नहीं है। देखिए, लोग मर रहे हैं और हम उस पर बाविला मचा रहे हैं, हम उनको आयना दिखा रहे, बुरा मान रहे हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी है, आपके सामने ये ऊंचे हथकंडों पे आ गई है। मसला सिर्फ ये इंसानी जानों का, मसला ये है कि बैड गवर्नेंस का, मसला ये है कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे कराची को उनकी दहलीज पे सहूलियात देने से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मसला ये है लोग गटरों के अंदर गिर के मर रहे हैं। मसला ये है कि लोग गोली लगने से स्नैचिंग के दौरान मर रहे हैं। मसला ये है कि इस टाइम पे लोग ट्रकों के नीचे आके मर रहे हैं। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं कि यार आपकी बैड गवर्नेंस, आप इस सूबे को नहीं संभाल सकते, अगर इसको तमाम चीजें, अगर एक छोटा सा पहलू में और उजागर कर दूं और बाब कि इस टाइम पे जब गुल प्लाजा के अंदर जब आग लगी है, आपने देखा होगा कि किसकी नाहेली किसकी काहेली की वजह से ये आज इतने बड़े सानिया रोनमा हो गया है। अगर मैं कहता हूं कि KPT की अगर बाउजर्स आए तो किसके अंडर में आते हैं? वफाक के।
पाक फौज के जवान और रेंजर्स आए तो किसके अंडर में आते हैं? वफाक के। अगर इस सूरत हाल में तमाम चीजें वफाक की इदारों ने देखनी है, उस पर अगर हमारे लीडरान, हमारे चेयरमैन और जो सीनियर रहनुमा अगर वो मुतालबा करते, जो आईनी मुतालबा है, मैं कहता हूँ इसमें कोई किसी को तकलीफ क्या होनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि वफाक ने जब सब चीजें कर रही है तो कराची को वफाक का हिस्सा बना दिया जाए, इसमें कोई सियासत नहीं है, ये हमारा आईनी हक है। जब उनके साथ, कराची वालों के साथ ज्यादती हो रही है, कराची वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा, कराची वालों के साथ सौतेली माओ वाला सलूक हो रहा है, वैसे तो बोलते हैं कराची हमारा हिस्सा है, तो भाई ऐसे मौके पर कहाँ चले जाते हैं? जब ये इस तरह के हादसात होते हैं तो लकीरें पीटते हैं, फिर वो इल्जामात लगा देते हैं, पिछले 1992 और 94, 95, 96 की बातें दोहराते हैं। भाई मसला ये है कि आग क्यों लगी, किस लिए लगी, कैसे लगी, किसने इसमें गलती की है, किसने कोताही की है, उस पर बात का जवाब दे नहीं रहे। वो 1991 में रिलीज हुई है भाई, अगर उसके बाद भी 2008 से अनटरप्टेड 18 साल से आपकी हुकूमत है, आप क्या सत्तू पी के सो रहे थे? मुझे बताया, अगर उस वक्त अगर इनकी जो 200 से 2000 से ज्यादा बिल्डिंगें, इनके जो मास्टर प्लान है, इनके तैयार हुए, उसमें जो कमियां हैं, जो इनकी चीजें नजरअंदाज की गई हैं, फायर फाइटिंग का उसमें निजाम मौजूद नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी जिसको चेक करना? 18 साल से हुकूमत में बैठे हुए कौन लोग हैं? पीपल्स पार्टी है, इदारे किसके पास है? एसबीसी किसके पास है? केएमसी किसके पास है? फिर भी अगर ये हम इनको याद दिलाते हैं, उनको बुरा लग जाता है। ये बात समझ से बाहर है। कराची की अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये चीजें देखनी तो आप उनकी ताजिर बरादरी की बात करते हैं, आप उनका भी है। जब वसीम अख्तर साहब जो है वो मेयर होते थे और इख्तियारात का रोना रोते थे, उस वक्त ये बात क्यों नहीं की गई कि कराची को विफाक के हवाले कर दिया जाए? इख्तियारात ही नहीं थे मेयर के पास। तो भाई आज भी तो यही हाल है ना। आज भी वसीम अख्तर अगर उसको कह रहे थे कि वफा यानी कि इख्तियारात का रोना रोते, आज भी मेयर क्या कर रहा है? आज भी मेयर रो नहीं रहा। अब मुझे बताएं, उन्होंने इतना इनको ले पालक कर चुके हैं कि कोई भी अमल होता है, कोई भी मसला होता है, वो सूबे की तरफ देख रहा होता है। अगर मैं कहता हूं कि 18वीं तरमीम की सही तरह की रूह अगर देखी जाए तो जो जितने भी इख्तियारात थे वो निचली सतह तक आते तो आज ये रोना रोना ना होता ना। आज भी मेरे ख्याल में कठपुतली बना हुआ है। मुझे बताओ, अगर एक स्नारकल भी लेनी पड़ेगी जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की है, उसके लिए भी उसको सूबे के वज़ीर से दरखास्त देनी पड़ेगी। वो अगर अप्रूव करेगा तो वो स्नारकल आएगी केएमसी के पास या बॉर्डर क्या नाम है क्या नाम है इसका, फायर ब्रिगेड वालों के पास। तो इसी चीज के तो रोना रो रहे हैं ना कि सही तरह से आपका जो डाइवर्जन थी, जो वफाक से जो सूबे के पास फंड है, वो सूबे से निचली सतह तक आना चाहिए था। इसी बात के लिए तो हम आज भी लड़ रहे हैं और आइंदा भी लड़ते रहेंगे। अच्छा, आप जो मुतालबा कर रहे हैं कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए, विफाक के अंडर दिया जाए और विफाक के तहत चलाया जाए, तो इस मुतालबे पर कोई आपकी सुनवाई भी हो रही है विफाक की जानिब से या नहीं, या बस आप मुतालबा कर रहे हैं और विफाक से कोई कान नहीं धर रहा? अच्छा, ऐसा है कि आपने देखा होगा इस हादसे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि जितना पूरे वफाक ने पूरे यानी कौमी असेंबली के अंदर आवाजें उठी हैं, सेनेट में आवाजें उठी हैं, देखिए हमारा काम है इश्यूज को हाईलाइट करके उसको सही डायरेक्शन पर लेके आना। आगे करना ना करना तो उनकी मर्जी है ना। हम आईनी रूह को इस्तेमाल करते हुए हम अपना आवाज मुताल्लिका डिपार्टमेंट तक, मुताल्लिका लोगों तक, मुताल्लिका फॉर्म तक लेके जा रहे हैं ना। अब जो अपर बाला लोग बैठे में उनका फैसला करना है कि अगर मिसाल के तौर हम आइन उसमें वफाक में ये बात कर रहे हैं कि इसको कैपिटल इस्लामाबाद के साथ मुल्क कर दिया जाए, तो हमारा बात सुनेंगे ना। अगर वो सिंध हुकूमत इसकी मुखालफत कर रही है, वो भी अपनी जस्टिफिकेशन देगी। भाई वो फैसला करेंगे कि भाई किसकी बात सही है। जो लोग मर रहे हैं, जिनके लिए कराची की आवाम के लिए जो एमकेएम पाकिस्तान इस टाइम पे पूरी मुतहरिक होकर उनके लिए आवाज उठा रही है, इनकी बात सही है तो उसमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ की मैं क्लैरिटी चाह रही थी नसीर साहब कि आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कभी बात करती है कि सूबा बना दिया जाए, फिर कभी बात करती है कि कराची को विफाक का हिस्सा करार दे दिया जाए, फिर कभी बात करती है कि जो आर्टिकल 147 या 149 जो है वो उसके तहत विफाक कंट्रोल संभाल ले, या ये भी फिर साथ में बात करती हुई नजर आती कि जो जब 27वीं आईनी तरमीम के वक्त जो आपको यकीन दहानी कराई गई थी कि 28वीं आईनी तरमीम जब आएगी तो इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएंगे, तो एमकेएम कभी निचली सतह की इख्तियारात मुंतकिल करने की भी बात करती है। तो आप लोग मुख्तलिफ तरीकों की बात कर रहे हैं, किसी एक एजेंडे पर आ जाए ना, कोई एक पॉइंट हो गया। भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि जी विफाक, आपका मुतालबा विफाक का यह है कि विफाक कंट्रोल संभाल ले या इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो जाए, तो आपका मामला रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, रुबाब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए असल मसला सिर्फ यही 18वीं तरमीम का
उसकी सही रूह अगर फूंक दी जाए ना तो ये तमाम मसले हल हो जाएंगे। जब जाहिर सी बात है आपको पीपल्स पार्टी का रवैया पता नहीं है, वो किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं है। देखिए जब चीज किसी जगह पे डायलॉग पे नहीं आती तो फिर दूसरा ऑप्शन दिया जाता है, फिर तीसरा होता है, चौथा होता है, किसी जगह पे तो आगे उठ कर बैठे ना। ये तो किसी तरह मानने को तैयार ही है, मैं ना मानू वाली जिद लगा रखी है। भाई कराची के अवाम को सहूलत देने के लिए कोई तो बोल्ड स्टेप ले रहा नहीं, ले रही है लोग ना। अगर सही तरह मैं कहता हूँ 18वीं तरमीम की सही रूह अगर फूंक दी जाए जो आइन के मुताबिक है, जो आइन कह रहा है, तो फिर ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं कर रहे, तो इसीलिए फिर हम कहते हैं जब इनकी ढटाई की वजह से अगर वफाक अपने साथ को मिला लेगा तो इनको वो भी तकलीफ होती है। मुझे समझ नहीं आती, कराची को बोलते तो अपना है कि कराची हमारा अटूट अंग है, ये हमारी जान है, तो भाई इसके साथ आप सौतेली मासरूफ क्यों कर रहे हैं? देना इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना इनको। जो आइन में 18वीं तरमीम में लिखा हुआ है 140A के तहत उसके जो अख्तियारात निचली सतह तक आने चाहिए, तो इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है? इनको दे दें, अख्तियार दे दें, ताकि फिर कराची के अवाम को सहूलियात मिलेंगी ना। अच्छा, जमात इस्लामी कहती है कि इख्तियारात की बात अगर जहाँ इस स्पेसिफिक वाक़ये के हवाले से अगर हम कर लेते हैं, जो गुल प्लाजा सानिया हुआ है, तो जमात इस्लामी कहती है कि यहाँ तक तो इख्तियारात ठीक हैं कि फायर ब्रिगेड जो है वो जो अमला है, जो फायर ब्रिगेड का निज़ाम है वो मेयर के अंडर आता है, इससे नीचे तो और इख्तियारात आ नहीं सकते। तो इस मामले में तो ये मेयर के पास इख्तियारात बिल्कुल ठीक मौजूद हैं। मुझे बताएं कि मेयर कराची के पास क्या था, अब मुझे बताएं ना, कोई चीज उनके पास थी? उनके पास इख्तियारात थे? वो किसी पानी के टैंकर उनके खाली पड़े हुए थे। मुझे बताया कि उनके फायर फाइटर के जो क्या कहते हैं इसको, अपना सेफ्टी इक्विपमेंट थे वो थे उनके पास? क्या फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट थे उनके पास? मुझे क्या चीज थी उनके पास? आप बोल रहे कि उनके पास इख्तियारात थे, कुछ भी नहीं था मैडम। आपने खुद देखा होगा वहां पे लोग जो फायर फाइटर थे वो फुरकान वहां शहीद हुआ, जो आग से बचने के जो आलात हैं वो उनके पास मौजूद थे, इक्विपमेंट थे? नहीं थे। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जमात इस्लामी की बात कर रही हैं, जिसकी भी बात कर रही हैं। देखिए ग्राउंड रियलिटी को आप समझें। देखिए कमियां हैं, कोताहियां हैं, सिंध हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से आज ये 80 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए कम अज कम, और कुछ नहीं तो इनको वज़ीर आला को इस्तीफा देना चाहिए था। आप ये समझते नहीं है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, जो शहीद हुए इनके साथ मजाक हो रहा है और ढटाई के साथ बयानात आ रहे हैं कि भाई मेयर कराची क्यों इस्तीफा दे, ये पीपल्स पार्टी का जेल आया। खुदा का खौफ करो यार, लोगों की जानें चले गई हैं, अमलाक चले गई हैं, करोड़ों अरबों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। चलो सामान तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन जिनकी जानें चली गई हैं उनकी माओ से पूछे जाके, ये अपने ऊपर रख के सोचें। सिंध हुकूमत वाले शायद मरना भूल गए, वो चीज को नजरअंदाज कर चुके कि हमने किसी को मुंह देना है, किसी को जवाब देना है, भूल चुके हैं ये। भाई मैं कहता हूँ कि इस टाइम पे जो जरूरत इस अमर की है कि ये, मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम जो कराची का जो अंदर गुल प्लाजा का वाकया हुआ है, ये इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की जो ताबूत है उसका आखिरी कील साबित होगी। इंशाल्लाह कराची की आवाम बाशऊर आवाम जाग चुकी है और इस चीज को समझ चुकी है। और मैं आपके चैनल से तवज्जो से तमाम लोगों को, कराची के स्टेक होल्डर, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी भी नजरिया से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, खुदा के लिए इसके ऊपर भरपूर आवाज उठाएं। और सिंध हुकूमत की इस नाअहली की वजह से जो अमलाक, जो नुकसान हुआ है, जो जाने जाए हुए हैं, इनको ठंडा नहीं होना, इनको हमने छोड़ना नहीं है, इनको कैफर करदाता पहुंचाना है। हमारा सिंपल सा मुतालबा है, जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए, गैर जानिबदार इंक्वायरी बिठाई जाए। देखिए ना, और बाप मुझे बताया कि इंक्वायरी उन्हीं के हाथों में दे दी है, जो वज़ीर आला है, जो कमिश्नर कराची है, सारे इन्हीं के अंडर डोमेन में जो लोग काम कर रहे थे, उनकी नाअहली की वजह से जिनका ये इतना बड़ा हादसा हुआ, वो कभी क्या अपनी गलती को एडमिट करेंगे? मुझे आप बताएं रुबाब, वो अपनी गलती को एडमिट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। भाई हमारा सिंपल सा मुतालबा है जानिबदार होना चाहिए। अच्छा, आपने अभी बात की कि तमाम अवाम को आपने मुखातिब किया है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अमीनुल हक साहब भी आज फरमा रहे थे कि हमने मतलब पार्लियामान में तो अपनी बात पहुंचाई है और अब जो है वो सड़कों पर आने का ऐलान करते हैं। तो क्या लाए अमल होगा? अब अवाम को सड़कों पर लेकर निकलेंगे, कोई कॉल देंगे, ऑफिशियली क्या होगा? देखो रुबाब, मसला सारा ये है ना, देखो हम अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए असेंबली के फ्लोर पे भी आवाज उठा रहे हैं जी, और कौमी असेंबली में भी उठा रहे हैं, सेनेट में भी उठा रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है और पूरी कौम इस वक्त देख रही है एमक्यूएम पाकिस्तान को। एमक्यूएम पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो तमाम कराची के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करती है, चाहे इसमें पठान, महाजिर, सिंधी, बलोची हो। इस वक्त इतना बड़ा सानिया होगा, अगर इसमें हमें हमारी इंक्वायरी, जो जुडिशल इंक्वायरी की हमारी जो डिमांड है उस पर पूरा नहीं उतरते, इंशाल्लाह पार्टी पॉलिसी आएगी, हम इसको रोडों पे भी आएंगे। अपने जो इनके सीएम है, इनका
ऑफिस का घेराव भी करेंगे इंशाल्लाह, उनको साबित करके दिखाएंगे कि कराची की आवाम लावारिस नहीं है। एमकम पाकिस्तान पूरी कराची की आवाम के साथ खड़ी है, हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो मजलूम है, हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो शहीद हुआ है, हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो इस टाइम पे मुतासिर हुआ है, चाहे वो किसी भी जमरे में आते हो। इंशाल्लाह एमकम पाकिस्तान अपनी आवाम के साथ जिन्होंने हमें वोट दिए हैं या नहीं किए, हम उनके साथ खड़े। मुत्तहद आप कह रही ना, आप कह रहे हैं कि हर शख्स के साथ खड़ी है जिनके साथ ज्यादती हुई है, जो इस आपकी तरफ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से किसी के घर कोई विजिट किया गया है, कोई दादरसी की गई है, कुछ आप लोगों ने यकीन दहानी कराने की कोशिश की है उन फैमिलीज को? बिल्कुल, आपने शायद या टीवी नहीं देख रही होंगी, आप तो खुद माशाल्लाह सोशल मीडिया ताल्लुक रखती हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इल्म में होना चाहिए कि गवर्नर साहब खुद भी गए, अली खुर्शीदी भी गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी गए, मुस्तफा कमाल भाई भी गए, अनीस कायम खानी भाई भी गए, और तमाम हमारे जितने जिम्मेदारान हैं राब्ता कमेटी के, हमारे गवर्नर साहब तो विफाक की नुमाइंदगी करते हैं। मेरा पूछने का मकसद ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो कराची की इतनी बड़ी स्टेक होल्डर जमात जो है वो मानी जाती है। आप क्लेम करते हैं कि आप स्टेक होल्डर्स हैं कराची के बड़े, तो अगर जो फैमिलीज हैं उनके लिए क्या आप चले सिंध हुकूमत की बात हम एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं कि सिंध हुकूमत से आपको कोई उम्मीद नहीं है, तो विफाक से आप उन फैमिलीज के लिए कुछ बात करेंगे कि उनको कुछ रिलीफ मिले, मुतबादिल दुकानें हों जिनका माली नुकसान भी हुआ है? जानी नुकसान का तो कोई अजाला मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है, अगर ताजिरों के हवाले से मैं बात कर लूं तो कोई आप लोगों ने आगे कोई ऐसी मुलाकात करनी है कि ताजिरों के जो उनकी दादरसी है वो हो और उनके मसाइल सुने जाएं और उसको हल करने की कोई कोशिश की जाए? बिल्कुल बिल्कुल रुबाब, इसके लिए हमारी जो बड़ी हमारी क़यादत है, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी उस ऐवान के अंदर भी बात की है, और जो हुकूमत है जो वफाक के अंदर उनसे भी मुतालबा किया है जो अकोमोडेशन हो सकती है जो लवाकिन है, जो मुतासरीन है, उनके साथ किया जाए। और इंशाल्लाह हम हर फॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाएंगे, और इंशाल्लाह आइंदा भी खुदा न खास्ता कोई ऐसे वाक़यात होते हैं हम उनके साथ खड़े हैं। और जो इस वक्त जो मुतासरीन है, जो जिनके घर जल चुके हैं और जिनकी दुकानें जल चुकी हैं या शहीद हो गए, इनके साथ हम मुकम्मल ताउन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा नसीर साहब कि क्या आप समझते हैं कि कराची को विफाक के हवाले करना ही वाहिद हल है इस मामले का, या किसी और बात पर भी बात हो सकती है? आवाज दोबारा कर गई आपकी मैडम, आवाज कर गई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या कराची को विफाक के हवाले करना मसले का वाहिद हल रह गया है, या इसके अलावा भी किसी पॉइंट पर बातचीत की गुंजाइश है, बात की जा सकती है? आपके मुतालबात, जाहिर है कि आपके मुतालबा है, इस पर अमल हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी नज़र में मैं पूछ रही हूँ कि क्या विफाक के हवाले करना ही वाहिद हल है, या किसी और बात पर भी आप कहेंगे कि हाँ ये अगर हो गया तो काफ़ी है? देखिए रुबाब, बिल्कुल वाज़ेह इंस्टांस है हमारा। अगर इसकी 18वीं तरमीम की बात करें, 140A का इम्प्लीमेंट हो जाए, फिर हमें वफाक की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये इस चीज पे नहीं मानते, जिस तरह डटाई के साथ आपने देखा होगा किस बैड लैंग्वेज के साथ वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अगर वो कहते हैं किसी का बाप भी उसको 18वीं तरमीम में इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता, तो मेरे ख्याल में इसके बाद फिर जो हमारे पास रास्ता है वो वफाक की तरफ हमारा रास्ता खुला हुआ है। इसके बाद हम आईनी तौर पर अपना हक अदा करेंगे, अपना रास्ता अख्तियार करेंगे, इसमें कोई किसी को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक। नसीर अहमद साहब MP मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में आज कराची के हवाले से ही मजीद भी बात करेंगे कि कराची के मसाइल का आखिर हल है क्या। प्रोग्राम में वक्त हो गया शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात हो रही है कराची के हवाले से कि कराची के हालात आखिर कब और कैसे सुधरेंगे, कैसे बदलेंगे। कराची के जो इस वक्त अबतर सूरत हाल है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो गुर्बत के हवाले से हो, चाहे वो सड़कों की ज़बूहाली के हवाले से हो, चाहे वो ट्रैफिक का निज़ाम हो, चाहे किसी भी हवाले से अगर बात कर लें तो शहरी जो हैं वो परेशान हाल हैं। और जो कराची में ज़ाहिर सी बात है जो स्टेक रखती हैं वो ताजिर बरादरी जो है वो बड़ा स्टेक रखती हैं कराची में, क्योंकि ये माशी हब है और ताजिर बरादरी का इसको चलाने में बड़ा हाथ है। और जो रेवेन्यू जनरेट होता है मुल्क भर के लिए उसमें कराची का सबसे ज़्यादा हिस्सा है, और कराची को इस तरह से बेयारो मददगार जो है वो छोड़ दिया गया है। तो हमारे साथ इस वक्त कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताजिर रहनुमा हफीज़ अजीज़ साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है और वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। और इस तनाज़ुर में भी बात करेंगे कि सानिया गुल प्लाजा जो है इसके बाद जो है वो इतना बड़ा नुकसान हो गया है, जानी नुकसान का तो कोई अजाला मुमकिन ही नहीं है।
लेकिन जो माली नुकसान हुआ है उसको किस तरह से जो है वो रिकवर किया जाएगा और किस तरह से आगे मामलात बढ़ेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त हफीज़ अजीज़ साहब मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में फ़ोन कॉल के लिए वक्त निकाला। आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि इतना बड़ा सानिया हो जाता है और जिसका अजाला जो है वो मुमकिन नहीं है, कराची जिन हालात से अब गुजर रहा है, क्या मजीद इन हालात से गुजरने का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जो सानिया हुआ है उसमें गलतियां हर जगह से हो सकती हैं, बट गवर्नमेंट की गलती ये नजर आ रही है कि उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे किसी को रेस्क्यू किया जाए। देखिए, आग हर मुल्क में दुनिया में लगती रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती हैं, और जाहिर है उसमें कुछ गलतियां होती हैं, हो जाती हैं, बट अब एक दूसरे के ऊपर डालना कि जी 17 साल से हमारी हुकूमत है, बट इससे पहले जो हुआ था वो मेयर फारूक सत्तार थे, वटेवर जो भी पार्टी के थे, तो क्या मतलब ये 17 साल में उन चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता था? अगर कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, और जैसे आप कह रही थी कि ये कराची के हालात कैसे सही होंगे, मेरे ख्याल में मुझे तो ये समझ में आता है कि सिंध के साथ या पाकिस्तान के साथ जो हुक्मरान आ रहे हैं वो इतने ज्यादा मुखलिस नहीं लगते। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो हर चीज सही हो सकती है, और अल्लाह ताला भी साथ देता है। अल्लाह ताला नाराज है हमारे साथ, इसीलिए ये हरकत ये हादसा हो रहे हैं। देखिए, मुझे बताइए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो उनके 17 साल के अंदर जितनी बिल्डिंगें बनी है, मैं गवर्नमेंट की किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कह रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर 17 साल के अंदर जो बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी है कराची के अंदर, क्या वो सारे SOPs को देखते हुए बनी है? या उनके पास जब ये ग्राउंड प्लस 40 या 30 की जो हाई राइज के लिए नक्शे पास करके दे रहे हैं, क्या इनके पास स्नार्कल इतनी है कि जो 40 फ्लोर पे अल्लाह ना करे आग लगेगी तो उसको बुझा सकेंगे? इनके पास तो 15 फ्लोर की भी नहीं है, तो फिर आगे होगा क्या? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ रहा है 18 अमेंडमेंट के बाद, और लोकल गवर्नमेंट बिजली के बिलों के साथ जो पैसे चार्ज करेंगे बिल्कुल देने चाहिए पाकिस्तानियों को, हम सबको देना चाहिए। और जो हम टैक्स भी दे रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, हम यहाँ कमा के दे रहे हैं, टैक्स देने से कोई मना नहीं कर रहा, टैक्स बिल्कुल लेना चाहिए। हम अपने मुल्क को नहीं देंगे तो किसको देंगे? बट वो यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा कराची पे या सिंध पे? देखिए, आप मुझे बताइए, जान से ज्यादा कोई चीज नहीं है, किसी की गलती है, कुछ भी है, आग लग गई, इतनी अमवात हो गई, उन बच्चों के घर उजड़ गए, कोई माँ का लाल चला गया, कोई बीवी प्रेग्नेंट चली गई, बच्चा चला गया 10 साल का। यार, एहसास नहीं है अल्लाह को मर के किसी को जवाब नहीं देना? क्या वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं? आप मुझे बताइए, चाइना कटिंग की बातें करते, मैं सुन रहा था कल टीवी पे देख रहा था, जियो पे, हामिद पीर के प्रोग्राम में। यार, आप चाइना कटिंग हो गई, अगर गलत हुई तो 17 साल से आपकी हुकूमत है, आप उनको हटाइए ना, अमेंडमेंट को पास करे, सिंध गवर्नमेंट जाके अपने रेजोल्यूशन को पास करके उन सबको खत्म करे। क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते? किसी को काम करना ही नहीं है, हर कोई आके पिछली गवर्नमेंट के पीछे कह रहा है, कल कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कहेगी, तो किसी ने तो सही करना है ना हालात। हम तो बात सुन के अब बूढ़े हो गए, हमें तो ये नजर नहीं आ रहा कि लॉ एंड ऑर्डर इशू कभी खराब होता है तो कभी आग लग जाती है, कभी क्या होता है। यानी इतनी छोटी छोटी चीजों पे हमें बाहर से जब कॉल दोस्तों की, रिश्तेदारों की आती है, अमेरिका से, कनाडा से, UK से, हर जगह क्राइम है, बट इस तरह थोड़ी होता है कि 100 आदमी जल जाएगा और आप उसको रेस्क्यू नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये तो यानी इनको अपने ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं लेनी है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि आपके सिंध हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुतालबात भी हैं बिल्कुल, और वो अपनी जानिब बजा हैं आपकी तरफ से जो है। विफाक से आप क्या तवक्को रखते हैं? विफाक से आपके कोई मुतालबात हैं? कोई उम्मीद है कि विफाक कुछ मदद करे, कुछ आप लोगों की दादरसी हो, आपके मसाइल सुने और उनको हल करने की कोई कोशिश करे विफाक? देखिए मैडम, 18 अमेंडमेंट के बाद तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है सूबे का CM होता है, ठीक है ना। 18 अमेंडमेंट हो गई पास, हर चीज हो गई, हमें इन चीजों से कोई मसला नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हम हर गवर्नमेंट के साथ चलना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का हुआ है अल्लाह के वास्ते इनको सही किया जाए, और ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती। इनको कोई फंड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जी फेडरल गवर्नमेंट इनको नहीं दे रही, इनके साथ मिलके हुकूमत बनी हुई है पीपल्स पार्टी के साथ। ऐसा नहीं है कि इसके अगेंस्ट वाली गवर्नमेंट है। प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी के हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, मगर अगर पब्लिक
पब्लिक के आप काम नहीं करेंगे तो आप सिंध गवर्नमेंट तो खुद ही कर सकती है ये चीजें। और आप यकीन करें, मैं आपको बता दूं 6 महीने के अंदर ये सारे मसले हल हो सकते हैं। यानी हम कहते थे कुछ दिन पहले कि जो हमारे पास भत्तों की पर्चियां आ रही थी बिल्डर्स के पास और दूसरे लोगों के पास, अगर एक हफ्ते में चाहें तो वो मसले हल हो सकते थे। तो देखिए ना, आज मसले हल हुए हैं ना। अगर कोई करना चाहे ईमानदारी के साथ तो यहाँ के हर मसला हल हो सकता है। लेकिन जो रोडें खोदी गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया गया है, वो बीच में प्रोजेक्ट रुके तो गवर्नमेंट की वजह से रुके हैं ना, पब्लिक ने तो नहीं रोके हैं ना। हमारे पास कोई अख्तियार है कि हम उसको सही करेंगे, यही करेंगे। फायर फाइटर्स निजाम ये देखिए 2010 के अंदर 11 के अंदर बुल्टन मार्केट में आग लगी थी, 3.25 अरब रुपए दिए गए थे। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें दिए थे 3.25 अरब रुपए और 50 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिए। हमने ईमानुल्लाह सारी बिल्डिंगें बना के लोगों को क्लेम देने के बाद 1.25 अरब रुपया वापस कर दिया गवर्नमेंट को। और ये कमिटमेंट के साथ सिराज कासिम तेली मरहूम साहब ने वापस किए थे कि ये 1.25 अरब रुपए आप कराची के फायर फाइटर्स पे लगाएंगे। आज 15 साल हो गए। आप मुझे खुद बताइए 15 साल पहले डॉलर का क्या रेट था, क्योंकि आपके जितने फायर फाइटर्स के इक्विपमेंट बाहर से जो आते हैं वो डॉलर्स में आते हैं। आज हम 15 साल बाद भी उसी चीज को रो रहे हैं कि इक्विपमेंट आए नहीं। यहाँ पे फायर फाइटर बेचारे जितने भी हमारे हैं, देखिए वो एक मर गया, शहादत हो गई। इससे पहले जो 2022-23 में हुए, मैं वो देख रहा था, जफर अहमद बता रहे थे कि उनको 50-50 लाख रुपए का वादा किया गया था और उनके बच्चों को नौकरी की वादा किया गया था। आज तक ना उनको 50 लाख मिले हैं किसी को, ना उनको नौकरी मिली है इनके बच्चों को। अब मुझे बताइए तो सही कि आप जो है इनको इक्विपमेंट नहीं दे रहे कि जो बेचारे फायर फाइटर जितने लोग हैं वो अपना वहां पे जाके आग बुझाने के लिए अपनी सेफ्टी उनकी भी तो होनी चाहिए। तो हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है। ये किस कंट्री में हम किसी को कहते हैं हमारा मजाक उड़ रहा है। अब यकीन कीजिए, आग लग गई, ठीक है लग गई, किसी ने लगाई या नहीं लगाई, लग गई। आप इसको रेस्क्यू पब्लिक को तो, अवाम को तो करे, जान से ज्यादा क्या है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ईमानदारी से करें और SBCA को पाबंद किया जाए। सिस्टम वहां चल रहा है, रिश्वतें वहां चल रही है। आप जेन्युइन बिल्डिंग बनवाने के लिए भी नक्शा पास करेंगे तो 5-5, 8-8 करोड़ रुपया ले रहे हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट को ये नहीं पता? क्या नासिर शाह साहब को ये नहीं पता? क्या हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता? क्या बिलावल साहब को नहीं पता कि ये सिस्टम चल रहा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, कि इतनी रिश्वतें ली जाती हैं? ये तो पूरे कराची को खा जाएंगे फिर तो एक कोई मुझे आज तक मैडम पाकिस्तान कराची के अंदर पिछली गवर्नमेंटों की और इनकी गवर्नमेंट की कोई एक बिल्डिंग मुझे जेन्युइन तरीके से बनी हुई, SOP को देखते हुए बनी हुई कोई एक साबित कर दे बिल्डिंग, ये एक बता दे तो हम मानेंगे कि नहीं आपने बनवाई है। अच्छा, अभी आप इस बात पर बात हो रही थी कि अभी दुकानदारों, जानों का तो जाहिर है कोई अजाला मुमकिन ही नहीं है, और दुकानदारों के लिए जो है वो 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे दुकानदारों को। क्या समझते हैं आप कि ये 5 लाख जो है वो इनिशियली दिए जा रहे हैं, उनको दुकानें भी बनाकर दी जाएंगी? मैडम इनिशियली दिए जा रहे हैं, जो है उसमें सारा कैलकुलेट करेगा, जिन के पास जिन का जो क्लेम है वो हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इनको बिल्डिंग बना के ये पैसा सिंध गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा। मगर ये अजाला किसी जान का तो नहीं है ना, 1-1 करोड़ रुपए है। जान का अजाला तो मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो अगर ये हादसा को कंट्रोल कर लिया जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं, अगर 2, 4, 5, 10 अरब जो निकलता है वो लगेगा, तो इससे अच्छा तो इससे पहले ही आप फायर फाइटर निजाम ही अच्छा कर लें, आइंदा ऐसा वाकया ना हो, किसी का लाल ना चला जाए। तो ये मेरे ख्याल में बेहतर ये कि सिंध गवर्नमेंट को हम ये नहीं कह रहे कि ना करें, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह के वास्ते हमें ऐसी कोई, हमने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस तरह का मुतालबा नहीं कह रहा कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट में चला जाए या इस तरह चला जाए। हम हर हुकूमत के साथ करना चाह रहे हैं। कुछ इस गवर्नमेंट के अंदर नाअहल लोग होंगे जो ये सिस्टम नहीं होने दे रहे कि यहाँ पे अच्छे काम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो जो है लॉ एंड ऑर्डर के इशू से हो, चाहे ये फायर फाइटर का सिस्टम हो। अगर इन चीजों को मुतमईन कर देते हैं, यानी अच्छे काम कर लेते हैं, तो पब्लिक क्यों इनसे नाराज होगी? इनको भी तो चांस मिला हुआ है ना। चले मेयर इनका पहली दफा आया है, हम ये नहीं कहते मुर्तजा वाब पढ़े लिखे हैं, हर चीज है, बट उनको और अच्छे काम करने चाहिए। दुनिया घूमते कि आजकल दुनिया में हो क्या रहा है। अब वो लेट 80s वाले काम थोड़ी होने, अब 2025-30 वाले होने। तो आप उन सिस्टम को, इक्विपमेंट को लाए ना, तो क्यों नहीं ला सकते? फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेड, फायर स्टेशन बढ़ाए ना, कराची की आबादी के हिसाब से बढ़ाए।
बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो, अगर ये अच्छे काम हो जाए। और एसवीसीए में सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि पार्किंग की जगह पे दुकानें बन जाना, ये एक बिल्डिंग में नहीं काफी बिल्डिंगों में बना हुआ है मैडम। ठीक है, ठीक है। हफीज प्लीज। अजीज साहब, ताजिर रहनुमा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और बात इसी हवाले से हो रही है कि किसी चीज़ का जो है वो जान का अजाला तो मुमकिन है ही नहीं। सानिया गुल प्लाजा जो हुआ, 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, उनके लवाहिकीन को, लेकिन जो है वो इस जान का अजाला नहीं हो सकते। इसके अलावा ताजिरों से जो दुकानदार हैं उनकी दादरसी करने की कोशिश की जा रही है। अभी इब्तिदाई तौर पर उनको 5-5 लाख रुपए जो रनिंग एक्सपेंस है उनके महीने के, वो चलाने के लिए 5-5 लाख रुपए उनको फौरी तौर पर जो है वो दिए जाने का ऐलान किया गया है। लेकिन इसके अलावा जो है वो दोबारा से दुकानें उनको अलॉट की जाएंगी, दोबारा से दुकानें उनको दी जाएंगी। अच्छा, एक मुतालबा जो है वो देखने में ये भी आ रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो कमेटी बनाई है वो जाहिर सी बात है कि वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उसकी सरबराही कर रहे हैं। और शफाफ तहकीकात के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऐसा समझती है कि जुडिशल कमीशन जो है वो कायम होना चाहिए। और दूसरी जानिब जो कराची शहर के हालात हैं, अभी हमने ताजिर रहनुमा से भी बात की, अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, हफीज़ अजीज़ साहब, और वो यही कह रहे थे कि मतलब सालों से अब ये वक्त आ गया है कि हम कहते कहते जो हैं वो थक चुके हैं, और लेकिन जो है हमारे जो कोई दादरसी नहीं होती है, हुकूमत करना चाहे तो ज़रूर कर सकती है। तो इसी हवाले से भी हमारे साथ मज़ीद बात करने के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आबाद अफजल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अफजल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अफजल हमीद साहब, इतना बड़ा सानेहा रोनुमा हो गया, इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। मुस्तकबिल में मतलब आपके हवाले से अगर बात करूं कि एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आबाद, आप मुस्तकबिल में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब कोई बिल्डिंग तामीर की जा रही हो और उसकी जो SOPs हैं उन पर किस तरह से अमल दरामद करना चाहिए, और कौन कौन इस पर अमल दरामद करने में जिम्मेदार है? जी शुक्रिया। तो बात ये है कि देखिए ये चीज़ें कानून में जो है ना मौजूद हैं, KBTPR में, यानी कि कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग रूल्स रेगुलेशन में, और SBCO 1979 के अंदर भी तमाम चैप्टर्स भी मौजूद हैं। इशू मेरा ख्याल है कानून का नहीं है। कानून तो हमारे यहाँ हर इदारे, डिपार्टमेंट, एक्ट और रूल्स की शक्ल में मौजूद है। असल मसला इसका है इम्प्लीमेंटेशन का। ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नहीं हो पाती। फिर तीसरी बात यह है कि इसको भी इस तरह समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, अगर हम पिछले 15-20 साल की बात करें तो पिछले 15-20 साल में जो बिल्डर्स ने बिल्डिंग्स बनाई हैं उनमें तो तमाम जगहों पे ये फायर सेफ्टी के जितने भी आलात कह लें आप, उसके लिहाज से जो वो तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं और उसका इंस्पेक्शन भी होता है। और जब कंप्लीशन उनका लेते हैं तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उसका इंस्पेक्शन भी करती है। होता ये है कि जब ये 1 साल के बाद जो है वो हैंड ओवर हो जाती है किसी भी यूनियन को, जो वो रेजिडेंट यूनियन होती है, चाहे वो रिहायशी प्रोजेक्ट हो या कमर्शियल प्लाजा हो या कमर्शियल शॉप्स का प्रोजेक्ट हो, तो वो उसके बाद वो एसोसिएशन की जिम्मेदारी होती है। और वो एसोसिएशन क्या उन कामों को उस तरह से कर रही है, चाहे वो फायर सेफ्टी के हवाले से हो या दूसरे मामलात के सिलसिले हवाले से, तो वो काम मुताल्लिका इदारों का होता है। जैसा आपने सुना होगा कि गुज़िश्ता 2 साल पहले यानी कि 2024 में जो है एक फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो KMC ने करवाया, और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है उन्होंने मुताल्लिका या मुख्तलिफ इदारों को भेजी, जो चीफ मिनिस्टर को भी, मेयर को भी, और तमाम जगहों पे। तो अगर उन चीज़ों पे अमल दरामद हो रहा होता जो उन्होंने उस फायर सेफ्टी के ऑडिट के नतीजे में जिनकी निशानदेही की थी, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के हादसा से बचा जा सकता था। और आइंदा भी अगर उस पर अमल दरामद हो, ये मामला जो है ना गवर्नेंस का है। गवर्नेंस से मुराद ये है कि किसी भी हुकूमत अगर अच्छी गवर्नेंस के साथ काम कर रही है, जो उससे मुताल्लिका जो इदारे हैं जिनका काम है, अगर वो काम इदारे कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के हादसात अगर खुदा न खास्ता रोनुमा होते हैं तो उन पे काबू भी पाया जा सकता है। तो हमारे लिए मुस्तकबिल में ज़रूरत इस बात की है कि हम उन इदारों को फंक्शनल करें जो इन इदारों की जिम्मेदारी है, जिनका आपने मुझसे पूछा है, वो चाहे फायर सेफ्टी के हवाले से हो या किसी और दूसरे रेफरेंस में,
उसमें 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 आपने ये भी देखा होगा कि हमारी ट्रैफिक मैनेजमेंट भी जो है ना वो भी बहुत वीक है। कि आपने जी। सुना होगा कि फायर टेंडर को रास्ता नहीं मिल रहा था आने का। तो इस तरह से हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर उस रोड के ऊपर, उन रोड्स के ऊपर कई सालों से काम हो रहा है, तो वो हमें तय करना चाहिए कि कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। और उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि कैसे, अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, तो कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। ये एक मुस्तकिल करने का काम है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर हम ये काम मुस्तकिल और कंटिन्यूस प्रोसेस को जारी रखेंगे तो ये हादसा में अगर खुदा न खास्ता हो तो उसको रोका जा सकता है, वरना ये हादसा इसी तरह से होते रहेंगे। अच्छा अफजल हमीद साहब, आपने फायर सेफ्टी ऑडिट का जिक्र किया, बिल्कुल 2024 में कराया गया था, काफ़ी बिल्डिंग्स का हुआ था। तो आबाद के तहत जो बिल्डिंग्स आती थी उनकी निशानदेही की गई कि उसमें जो मतलब ये ऑडिट में कुछ चीज़ें बताई गई जिस पर आप लोगों ने अमल दरामद किया? नहीं, देखिए, ये तो फायर सेफ्टी की जो भी ऑडिट हुआ था ना, ये तो हम तक पहुंचा ही नहीं ना। अच्छा। हमसे मुताल्लिका अदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है। अगर वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को मौसूल हुआ था या उन्हें मिला था तो उनके जरिए हम तक आना था। तो ये तो हमें नहीं आया। लेकिन मैं एक बात जो आपको इससे पहले भी कही कि 15-20 साल में जो बिल्डिंग्स बनी है उसमें इन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है। जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब वो उसकी कंप्लीशन करती है तो उस वक्त इन तमाम विजिट भी करती है और इन तमाम चीजों को देखती है। फिर इसमें एक और भी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें जो निशानदेही की गई है इसमें अक्सरियत उन इमारतों की है जो कि 30-40 साल पुरानी इमारतें हैं या वो गवर्नमेंट के इदारों की बिल्डिंग्स हैं या किसी में बैंक्स हैं, इस तरह की हैं। वो सारी वो इमारतें, इसमें वो तादाद में बहुत कम है जो बिल्डर्स की मिल्की बनाई हुई हैं, या जैसे मैंने कहा कि आज भी उनकी मिल्कियत बिल्डर्स के पास है या आबाद के मेंबर्स के पास है। वो हैंड ओवर हो चुकी हैं गुज़िश्ता सालों में वहाँ की यूनियंस और एसोसिएशन को। तो वो जाहिर है उसके बाद मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उन यूनियंस की होती है। तो वो बिल्डर्स वहाँ मौजूद ही नहीं होता तो वो कैसे उसको मेंटेन करेगा। इसमें हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने एक जो है वो कंडोमिनियम एक्ट के तहत एक कानून भी मुतारिफ कराया है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, जो सिंध असेंबली से कानून पास भी हो गया, लेकिन उसके अभी तक रूल्स रेगुलेशन नहीं बने। उसमें हमने यही बताया है कि ऐसी इमारतों को मेंटेन करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए या उनकी मैनेजमेंट को देखने के लिए जो है वो एक प्रोफेशनल्स कंपनीज की जरूरत है, जो जैसे कि दुनिया भर में वो कंपनीज होती हैं, चाहे दुबई हो या दूसरे ममालिक हो। तो ऐसी कंपनियां लाइसेंस्ड होंगी तो वो इन बिल्डिंग्स को ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन या उसकी मैनेजमेंट चला सकती हैं। ठीक है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आबाद अफजल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची की सूरत हाल, हर कोई जो भी कराची में स्टेक रखता है वो ये चाहता है कि कराची की जो सूरत हाल है, अगर ताजिरों के हवाले से हम बात कर लें तो जाहिर है कि वो चाहते हैं कि खुशहाल कराची हो और ताकि उनको कारोबार करने में आसानी हो। और जो हमने ताजिर रहनुमा से भी बात की, हमने आबाद के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात की। हर कोई अपने ये कहना चाहता है कि कराची के लिए जो है वो जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, सभी नाला नज़र आते हैं, सभी शिकवा कुना नज़र आते हैं। और गुज़िश्ता कई सालों में, अगर हम पिछले 15-17 सालों की बात करें तो कराची की अगर सूरत हाल देखें तो वो बद से बदतर होती हुई गई है। सिंध हुकूमत को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और साने गुल प्लाजा जो है वो उसकी अहम वजह भी बना है। साने गुल प्लाजा के जो मुतासरीन हैं उनको जो उनकी बहाली है उनके लिए भी सिंध हुकूमत ने कुछ इकदाम किए हैं जिस पर अमल दरामद जो है वो कुछ पर शुरू हो चुका है और कुछ पर आगे होने जा रहा है। जबकि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बारहा अपना जो ये मुतालबा है वो हर थोड़े दिन पर जो है वो ये मुतालबा कर रही है। और सानिया गुल प्लाजा के बाद ये मुतालबा जो है वो जोर पकड़ गया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कि कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाए। इन सब उमूर पर हमने बात की। प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।